नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी शर्मा। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कथांतर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए आशा प्रसर द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है निर्वासित लाई हूँ। हमेशा की तरह राधे बाबू ने दुकान का शटर ऊंचा किया और दहलीज को छूकर दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगा लिए। अंदर आ दीवार में बने आले में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के आगे जलती हुई अगरबत्ती 2 बार घुमा, अगरबत्ती स्टैंड में खोस दी। फिर एक डंडे पर फटी हुई बनियान बांधकर खुद के बनाए झाड़न से आलों में रखे सामान पर से धूल झाड़ने लगे। सफाई के बाद वे कागज का हिसाब किताब लिखते हैं, लेकिन आज उनके मन में क्रोध मिश्रित दुख था। बात कुछ खास नहीं थी। मीनाक्षी नहाने के लिए गुसलखाने में घुसी तो 1 घंटे तक बाहर न निकली। अंदर से उसके गाने की आवाज़ आ रही थी। क्या है जी, कैसी बातें करते हैं? सावित्री हाथ में करछुल लिए रसोई घर से बाहर निकली। अब कोई गुसलखाने में जाएगा तो नहाकर ही निकलेगा ना। कहाँ जाना है आपको? बैठो थोड़ी देर शांति से, कहकर बड़बड़ाती हुई वापस रसोई में चली गई। बड़ा मेला लगा है ना ग्राहकों का। धीमे स्वर में कहे गए अंतिम शब्द उन्हें सुनाई दे गए थे। मन खराब हो गया सवेरे सवेरे। यह सच है कि उनकी दुकान पर कभी कोई ग्राहक नहीं देखा गया, पर जिस घर में उनकी उपस्थिति से परिवार को असुविधा हो, उस घर से कुछ समय के लिए दूर होने के लिए यह सर्वथा उपयुक्त स्थल था। आधा घंटा और इंतज़ार करना पड़ा, तब जाकर मीनाक्षी गुसलखाने से बाहर निकली। उसके माथे पर बड़े बल साफ दिखाई दे रहे थे। उसने क्रोध भरी नज़र राधे बाबू पर डाली और पैर पटकती रसोई में सावित्री के पास पहुंच गई। क्या अम्मा, ये बाबूजी को जाना कहाँ है जो घर में शोर मचा रखा है? अब कोई इत्मीनान से नहाए भी नहीं। अब हम क्या बताएं, हम तो खुद परेशान हैं। सावित्री ने स्वर मध्यम कर लिया। अभी आते होंगे, खाना ना मिला तो चिल्लाएंगे। नहीं, हम क्यों चिल्लाएंगे? तुम 2 घंटे बाद बनाना खाना, राधे बाबू ने गुसलखाने में जाते जाते शायद सुन लिया था। आदतें बिगाड़ी हुई हैं तुमने सबकी। 2-2 घंटे गुसलखाने में बिताएंगी, यह नहीं कि माँ का हाथ बटा दे रसोई में। नजरें आंगन के कोने में रखी चारपाई पर चादर लपेटे पुत्र पर पड़ी। एक वो नवाब है, सूरज सिर पर आ गया है, पर पड़े हैं आराम से। हम इनके जितने थे तो अब तक घर के 100 काम निपटा देते थे, कहकर गुसलखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। लो, अब सुनील की शामत आई। मीनाक्षी भाई के पास पहुंच गई। हमारी तो गुड मॉर्निंग हो गई, अब तुम क्यों करवाने पर तुले हो? उठते क्यों नहीं? क्या आफत है? बड़बड़ाता सुनील चादर तकिया समेत अंदर कमरे में चला गया। जाते जाते रसोई में झांककर सावित्री की ओर आंख से इशारा कर पिता के बारे में पूछा। उसने बुरा सा भाव चेहरे पर ला माथे पर हाथ मार गुसलखाने की ओर इशारा किया। राधे बाबू ने गुसलखाने से बाहर आ तौलिया आंगन में बंधी तनी पर डालना चाहा। उसने बुरा सा भाव चेहरे पर ला माथे पर हाथ मार कर गुसलखाने की ओर इशारा किया। राधे बाबू ने गुसलखाने से बाहर आकर तौलिया आंगन में बंधी तनी पर डालना चाहा, पर वहाँ पहले से ही मीनाक्षी अपने कपड़े फैला गई थी। इधर उधर देख दीवार पर लटका दिया। अंदर आकर दीवार पर टंगे कैलेंडर के आगे खड़े हो नित्य नेम का पाठ करने लगे। खुद की तो पाठ पूजा ही दोपहर को होती है। कमरे से मीनाक्षी की फुसफुसाहट के बाद दोनों भाई बहन की दबी हंसी सुनाई दी। हाँ, होती है दोपहर को पूजा आरती, क्योंकि तुम्हारे जैसा निठल्ला जवान बेटा दोपहर तक सोया रहता है और मुझे दूध सब्जी सब लाना पड़ता है। पाठ बीच में ही छूट गया राधे बाबू का। बस बस, सुनील एकदम से उछल पड़ा। अब फिर से शुरू हो जाएंगे। तुम्हारी उम्र में हम यह करते थे। अगर सब्जी ले आओ तो पसंद नहीं आएगी, बाहर निकलेंगे तो किसी से दुआ सलाम हो जाती है। 10 मिनट भी ऊपर हो जाए तो आते ही दीवार घड़ी की तरफ देखकर अपराधी बना देते हैं। सुनील बिना रुके बोलता गया। और पता है मीनाक्षी, कल कहते हैं कि इतनी महंगी बेमौसम की सब्जी क्यों लाए? अब 3 दिन सिर्फ आलू बनेंगे। राधे बाबू दीवार की तरफ मुंह कर अपने आप को जब्त करते रहे। उन्हें पता है कि अगला हमला उनकी अखबार पर होगा।
सुनील को उनका अखबार मंगाना फिजूल खर्ची लगता है। जब भी वे कुछ संभल कर खर्च करने की सलाह देते हैं तो सबसे पहले उन्हें अखबार बंद करने की सलाह दी जाती है। जिंदगी भर अखबार नहीं खरीदी, कारखाने में लंच के समय कैंटीन में आई गुजराती भाषा की अखबार पढ़ते रहे। अब दुकान पर इत्मीनान से पढ़ते हैं तो वो भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। खुद पता नहीं क्या करते हैं, सारा दिन उस लफंगे राकेश के साथ घूमते रहते हैं। एक वो मीनाक्षी है, 2-4 ट्यूशन पढ़ाती है और सारा अपने कपड़े जूतों पर खर्च कर देती है। एक बार सावित्री से पूछा था कि उसे भी कुछ देती है या नहीं, तो वह फट पड़ी, तुम ही पूछ लो, अभी खुद पढ़ रही है और पढ़ा भी रही है, हमसे तो कुछ नहीं मांगती। सावित्री ने आंखों पर पल्लू रख पुत्री पर दया दिखाई। उसके बाद राधे बाबू ने फिर नहीं पूछा। इस तकरार के बाद उनका मन खट्टा हो गया। उन्हें सावित्री पर गुस्सा आया कि वह तो बच्चों को पिता का डर दिखाए। उन्हें याद आया कैसे बचपन में दोनों भाई बहन उनसे डरते थे। उन्हें सावित्री पर गुस्सा आया कि वह तो बच्चों को पिता का डर दिखाए। उन्हें याद आया कैसे बचपन में दोनों भाई बहन उनसे डरते थे और सावित्री उन्हें हमेशा कहती थी, शैतानी मत करो, बाबा को गुस्सा आ जाएगा, और खुद भी डरने का अभिनय करती। तब वे हंसकर सावित्री के पीछे छुपे सुनील मीनाक्षी को खींचकर गले से लगा लेते थे। राधे बाबू बिना खाए पिए दुकान पर आकर बैठ गए। यह भी सच है कि उनकी दुकान पर कभी कोई खरीदार नहीं आया, पर उनके लिए यह एक छुपने का ठौर था, जहां बैठकर वे दीवार के पीछे वाले संसार से पीछा छुड़ा लेते थे। राधे बाबू के परिवार में हमेशा ऐसी झड़प नहीं होती थी। राधे बाबू यानी राधे श्याम शर्मा जब 11वीं पार कर कॉलेज में प्रवेश के लिए सोच रहे थे, तब एक दिन उनके बाबूजी के परम मित्र जगदीश चाचा ने, जो उन दिनों गुजरात से आने पर उनसे मिलने आए थे, चाय पीते पीते पूछा, यार तुमने राधे श्याम के बारे में क्या सोचा है, आगे पढ़ाओगे? अब सारा दिन घर पर तो नहीं बैठा सकते, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें। बाबूजी ने पुत्र की ओर देखा। मैं जहाँ काम करता हूँ उस कारखाने में ज़रूरत है, मेरे साथ भेज दे। तब घर के हालात भी कुछ ठीक न थे। तुम इसका ख्याल रखोगे यह सोचकर निश्चिंत हूँ। इसकी माँ से सलाह कर लूँ। फिर 4 दिन बाद माँ के हाथ के बने बेसन के लड्डू पीतल के कटोरदान में ले जगदीश चाचा के साथ गुजरात के छोटे शहर सुंदरनगर आ गए। शाह भरत लाल केशुभाई मिल में उन्हें स्टोर का काम सीखने के लिए एक वरिष्ठ कर्मचारी के साथ रख लिया गया। शुरू शुरू में बाबूजी माँ की बहुत याद आती थी, फिर धीरे धीरे मन रम गया। गुजराती समुदाय आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों से भी जुड़ा था। संध्या समय महिलाएं बच्चे सब बगीचों में सैर करने जाते। महिलाएं बालों में गजरा अवश्य लगाती थी। दाल भाजी सब में मीठे का स्वाद होता था। 3 साल बाद जब उन्हें कारखाने के कर्मचारियों के लिए बनी कॉलोनी में 2 कमरे का छोटा सा क्वार्टर मिल गया और उन्होंने कुछ पैसे भी जोड़ लिए, तो बाबूजी माँ 4 दिन उनके पास रहकर तसल्ली कर गए। माँ ने जाते ही उनकी भांजी की ननद से राधे श्याम का रिश्ता तय कर दिया और महीने बाद उनका विवाह सावित्री से हो गया। 4 माह माँ से घर के कामकाज सीख सावित्री उनके साथ सुंदरनगर आ गई। सावित्री 8वीं पढ़ी थी, पर कुछ शक्की स्वभाव की थी। यहाँ आने पर उसने जो पहला काम किया वह राधे बाबू का खाना बनाने वाली होली बेन को काम से छुट्टी दे दी। सारी दाल सब्जी में शक्कर डाल देती है, जबकि उसे होली बेन का राधे बाबू के संग हंसकर बात करना पसंद नहीं था। नाम के साथ बहन लगा लेने से क्या रिश्ते बन जाते हैं? राधे बाबू का मन किया कि उसे कोई कड़ा जवाब दे, पर रुक गए। देखते नहीं कैसे गजरा लगाकर आती है। नई गृहस्थी में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए सावित्री को घर का काम करना अच्छा लगता है, कहकर होली बेन की 3 साल की सेवाएं समाप्त कर दी। साल भर बाद सुनील का जन्म हुआ तो सेठ ने उनकी पगार में बढ़ोतरी कर दी थी। अब तो सावित्री ढोकला, छुंदा, उंधियाँ बनाना सीख गई थी और जिस गजरे के कारण होली बेन को काम से हटा दिया था, वही अब उसके दैनिक श्रृंगार का हिस्सा था। इसके 2 साल बाद मीनाक्षी भी उनके परिवार में सम्मिलित हो गई थी।
अब वे दोनों भी राधे भाई और सावित्री बेन के नाम से जाने जाते थे। सुंदर नगर में यूं तो राधे बाबू का परिवार रच बस गया था, पर वहाँ बच्चों की पढ़ाई में मुश्किलें आ रही थी। वहाँ सब विद्यालयों में गुजराती माध्यम से पढ़ाया जाता था। राधे बाबू चाहते थे कि उनके बच्चे हिंदी पढ़ें। तब बहुत दुखी मन से उन्होंने बच्चों और सावित्री को माँ के पास छोड़ने का फैसला किया। एक कारण बाबूजी के निधन के बाद का अकेलापन भी था, पर सावित्री उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। रह लोगे तुम बच्चों के बिना? रो पड़ी थी सावित्री। उसे सांत्वना देते राधे बाबू भी भावुक हो गए थे। यह सच है कि सावित्री, तुम्हारे और बच्चों के बिना रहना बहुत मुश्किल होगा, पर इनके भविष्य के लिए हमें दूर रहना होगा, कहकर मुंह फेर आंसू पोंछ लिए थे। स्टेशन पर तो सुनील मीनाक्षी ने रो रो कर विदा करने आए सहकर्मियों की पत्नियों को भी रुला दिया था। राधे बाबू को सीने से लगाकर रोते रहे। तब कारखाने में सफाई करने वाला 18 वर्ष का गुड्डन उनका सहारा बना। वह उनका खाना बनाता, कपड़े धोता और छुट्टी के दिन बदन पर तेल की मालिश भी कर देता। बच्चों के स्कूल में छुट्टियां होने पर सावित्री बच्चों को लेकर सुंदरनगर आ जाती। वे चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन डिब्बों में रख छुपा देते और शाम को कारखानों से लौटकर उन्हें खाते हुए देखते तो निहाल हो जाते। देखते ही देखते छुट्टियां खत्म हो जाती और राधे बाबू फिर कुछ दिन तक उदास रहते। अब बच्चों की कक्षाएं ऊंची हो गई थी। सुनील खेलकूद में भी अच्छा था, इसलिए विद्यालय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए छुट्टियों में अभ्यास कराया जाता था। दूसरे अब उनका टिकट भी पूरा लगता था। केवल राधे बाबू की तनख्वाह से 2 शहरों में 2 घरों का खर्च चलाने के लिए बहुत से खर्चों में कटौती की जाने लगी थी। इसलिए सावित्री ने ही सुझाया कि वार त्यौहार राधे बाबू ही घर आया जाया करें। अक्सर वे दिवाली की शाम ही घर पहुंचते थे। सारे मोहल्ले के घरों में दिए जल जाते, पर राधे बाबू के घर पहुंचने पर ही दीवारें रोशन होती थी। सुनील के लिए कमीज, मीनाक्षी की फ्रॉक, पटाखे, पेठे की मिठाई और गुजराती नमकीन जब तक मेज पर ना रख देते, तब तक दोनों भाई बहन उनके बक्से से दूर नहीं जाते थे। जब वे दोनों उछलते कूदते अपनी मित्र मंडली को अपने उपहार दिखाने बाहर भाग जाते, तब राधे बाबू अपने कपड़ों की तह से सावित्री के लिए रेशमी साड़ी निकाल मुस्कुराते। इसकी क्या जरूरत थी, पहले ही बहुत रखी है, कहती। तुम पर यह रंग बहुत खिलता है, लक्ष्मी पूजन के समय पहन लेना। और सावित्री झुककर पैर छू लेती। जब तक राधे बाबू घर रहते, वह रोज़ उनकी पसंद का खाना बनाती। माँ छोटे बेटे दिनेश के पास चली गई थी। मीनाक्षी, सुनील पिता के आसपास ही रहते, सोते भी उनके साथ ही और ढेर सारी बातें करते। सावित्री उनके भेजे गए पैसों का हिसाब बताती, जो वह सुनील की पुरानी कॉपी पर लिखा करती थी। उनके जाने के दिन सवेरे से सावित्री सफ़र के लिए आलू पूड़ी बनाती और बार बार पल्लू से आंखें पोंछती। वे भी बक्से में कपड़े रखते रखते अचानक सुनील मीनाक्षी को गले लगा लेते। जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, सूना घर काटने को आता है, सावित्री भर्राई आवाज़ में कहते। फिर संयत होकर समझाते, बस 2-4 साल बाद आ जाता हूँ, यही कुछ काम देख लूँगा। स्टेशन पर चारों उदास से खड़े रहते। ट्रेन चलने पर दोनों भाई बहन उसके साथ साथ दौड़ते। बड़ी मुश्किल से संभालती सावित्री। गाड़ी ओझल होने तक राधे बाबू का हाथ हिलता दिखाई देता रहता। घर जाते समय जो रास्ता बहुत लंबा लगता था, वापस लौटते समय बहुत छोटा हो जाता था। जब भी लौटते, रास्ते भर योजना बनाते 2-3 दिन उदासी में कटते, फिर जिंदगी दर्रे पर चलती रहती। सुनील मीनाक्षी बड़ी कक्षाओं में आ गए थे और सावित्री के रहन सहन में भी एक लापरवाही सी आ गई थी। माँ भी अब दुनिया में नहीं थी। अब घर जाने पर वह प्यार व महत्व नहीं मिलता था। पर राधे बाबू यह सोचते थे कि यही समय है जब बच्चों को माँ के दुलार के साथ साथ पिता का अनुशासन भी मिले। खर्चों का क्या है, सूझबूझ से सब सुगम हो जाएगा। कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, छोटा मोटा काम शुरू किया जा सकता है। आंगन इतना बड़ा है जहाँ कुछ जगह छोड़कर एक दुकान बनाई जा सकती है। ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे खाली ही रहते हैं, वह भी किसी छोटे परिवार को किराए पर दिए जा सकते हैं।
अगले ही दिन सेठ भरत भाई के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्या बात है राधे श्याम, छुट्टी चाहिए, घर जाना है? हाँ सेठ साहब, छुट्टी ही चाहिए, पर हमेशा के लिए। पास बैठे रोकड़िए जयंती भाई ने पेन रोक चश्मा नाक पर चढ़ा आश्चर्य से राधे बाबू को देखा। वो क्या है ना सेठ साहब, बच्चे और उनकी माँ चाहते हैं कि अब मैं उनके साथ रहूं। उन्हें मेरी फिक्र रहती है। कुछ गर्व मिश्रित निवेदन था। हम तो नहीं चाहेंगे कि आप जैसा ईमानदार और दक्ष कर्मचारी यहाँ से जाए। कारखाने को बहुत नुकसान होगा। भरत भाई बहुत व्यावहारिक व्यवसायी थे। फिर भी अगर आप परिवार के साथ रहना चाहते हैं तो रोकूंगा नहीं। हम भी परिवार वाले हैं। साथ ही आश्वासन दिया कि यदि वे वापस लौटना चाहे तो बेझिझक आ जाएं, उनका पद सुरक्षित है। इसके बाद सेठ ने जयंती भाई को उनका हिसाब बनाने के आदेश दे दिए। जिसने सुना वही उनसे मिलने पहुंच गया। राधे बाबू प्रवासी होते हुए भी इस समुदाय में घुल मिल गए थे। अच्छा नहीं किया बाबूजी आपने, गुड्डन ने दीवार से घड़ी उतारते हुए कहा। मुझे किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? सच में गुड्डन से उनका एक रिश्ता बन गया था। उनके सारे काम गुड्डन ने संभाल रखे थे। इसके भरोसे मुस्कुराते हुए राधे बाबू ने अपना प्राणप्रिय ट्रांजिस्टर गुड्डन को पकड़ा दिया। गुड्डन की तरह इस ट्रांजिस्टर ने भी उनका अकेलापन बांटा था। सवेरे वंदे मातरम से शुरू होता था और रात को कई बार बंद करना ही भूल जाते। जब उसमें से खटर पटर की आवाज़ आती तब बंद होता था। सारा सामान गुड्डन के सुपुर्द कर अपना बक्सा उठाए स्टेशन पर पहुँचे। वहाँ से सहकर्मी विदा करने आए थे। फिर आप जो राधे भाई के जवाब में हाथ जोड़ूं अपनी जगह बैठ गए। ट्रेन चलते ही गहरी सांस ली और आज़ादी का अनुभव किया। दरवाज़ा हल्के से धक्के से ही खुल गया। पिछले कमरे से स्पीकर से तेज़ी से गाने की आवाज़ आ रही थी। देखा सुनील पलंग पर औंधा पड़ा था। सावित्री मीनाक्षी का कहीं पता नहीं था। कैसे लापरवाह है। सब खुला है, कोई आसानी से कुछ भी उठा ले जा सकता था। राधे बाबू के माथे पर बल पड़ गए। अरे आप कब आए? सावित्री ने अंदर आते हुए पूछा। अभी अभी कहते हुए स्पीकर का बटन बंद कर दिया। सुनील झटके से उठ गया। उसके चेहरे पर पिता को देख खुशी के बदले संगीत बंद होने से बुरा लगने के भाव थे। अनिच्छा से पैर छुए। अचानक सब ठीक तो है? सावित्री ने सामान पर नज़र डाली। छोड़ आया हूँ गुजरात, मुस्कुरा कर रहस्योद्घाटन किया। मीनाक्षी नमस्ते कर पानी लेने चली गई। फिर सावित्री को अपनी योजना बताई कि घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना है। सावित्री अनिच्छा के भाव से सुनती रही। अच्छा भला काम था आपका, अभी सेहत भी ठीक है। बंधी रकम आती थी, एकदम फैसला करना बुद्धिमानी नहीं थी। उसने देखा राधे बाबू पर उम्र का असर दिखाई दे रहा था। आंगन में दुकान बनवा दोगे तो छोटा नहीं हो जाएगा? सावित्री की सखियां वहां बैठ परिंदा में समय बिताती थी, क्योंकि उनके घर के पुरुषों को यह पसंद नहीं था। ऊपर वाले कमरे किराए पर देने के फैसले पर मीनाक्षी भड़क उठी थी। अब हमें अलग से एक कमरा भी नहीं मिलेगा। पिछली बार राधे बाबू सामने वाले सहाय साहब के आवारा पुत्र को छत से मीनाक्षी को कमरे की खिड़की की ओर इशारा करते देख चुके थे। नीचे है ना कमरे? राधे बाबू ने उसकी आपत्ति सिरे से खारिज कर दी। कुछ दिनों में ऊपर वाली मंजिल के कमरों में एक छोटी उम्र के पति पत्नी व उनका 2 साल का पुत्र आकर रहने लगे और आंगन में 2 दीवारें उठा गली की तरफ शटर लगा दुकान बना दी गई, जिसमें राधे बाबू ने रबड़ पेंसिल और कुछ कॉपियां रख ली। वह महसूस कर रहे थे कि उनकी उपस्थिति सावित्री और बच्चों को असहज बना देती है। वर्षों से जो वह स्वच्छंद जीवन जी रहे थे, उसमें राधे बाबू के आने से व्यवधान पड़ गया है। तुम बाल क्यों नहीं कटवाते हो? कंधे तक आ रहे हैं। मैं क्या चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ जो भगोना कट करवा लूँ? और बालों को झटकते हुए बाहर निकल जाता सुनील। तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती मीनाक्षी? राधे बाबू को गुड्डन की अदरक काली मिर्च वाली चाय याद आ जाती। तो आप खुद क्यों नहीं बना लेते? पैर पटकती जाती हुई मीनाक्षी में उनकी प्यारी मीनू खो चुकी थी। अम्मा, ये बाबूजी अब यहीं रहेंगे क्या? अंदर के कमरे से मीनाक्षी का गुस्से से भरा स्वर सुनाई दिया, जो दबाने की कोशिश में तेज हो गया था।
मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद परेशान हूँ। राधे बाबू को पत्नी से यह उम्मीद नहीं थी। उस दिन राकेश मुझे बुलाने आया तो उसकी भी क्लास लगा दी। सुनील अपना दुख बताने लगा, क्या करते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते? अम्मा को भी तो कल संतो ताई के घर से बुलवा लिया था। सावित्री, देख रहा हूँ आजकल तुम्हें घर से बाहर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। पिता की नकल पर तीनों बहुत देर तक हंसते रहे। राधे बाबू परिवार के व्यवहार में इस परिवर्तन से बहुत आहत होते थे और इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए वे अपने आप को दुकान में व्यस्त कर देते थे। जिस घर को वे शिद्दत से याद करते थे वह घर न जाने कहाँ छूट गया था। उन्हें लगा कि कारखाने की नौकरी उन्होंने जल्दबाजी में छोड़ दी। जहाँ पहले सावित्री की सहेलियाँ उनके आंगन में बैठी रहती थी, वहीं अब राधे बाबू की उपस्थिति के कारण उनका आना बंद हो गया। पर सावित्री अब दिन भर मोहल्ले में घूमती रहती है। मीनाक्षी पर कोई नियंत्रण नहीं है। कल ही राधे बाबू ने देखा कि किराएदार युवक ने मीनाक्षी से अपना पुत्र लेने के बहाने उसका हाथ दबा दिया था। भरत भाई ने कहा था कि उन्हें जुर्रत हो तो बेझिझक लौट आएं, और राधे बाबू ने एक फैसला कर लिया। अम्मा खाना लिए बैठी है, सुनील की आवाज़ से त्रंदा टूटी। थाली देखकर मन खराब हो गया। कितनी बार कहा है कि अरहर की दाल मत बनाया करो, गैस बनती है। एक कोर तोड़ा पर खाने का मन नहीं किया, थाली सरका दी। क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया? अब बुढ़ापे में तो चटखारे लेना छोड़ दो। सावित्री ने थाली उठा ली थी। नहीं सावित्री, मन भर गया है। अगले रविवार किराएदार का सामान जब घर से जा रहा था तब राधे बाबू ने दुकान का सामान बक्से में रखा और उसमें ऊपर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ और अगरबत्ती स्टैंड भी रख ताला जड़ दिया। अंदर मीनाक्षी अपना सामान ऊपर वाले कमरे में ले जा रही थी। सावित्री ने खोखले स्वर में उन्हें रुकने का इशारा किया। अगले दिन घर के बाहर रिक्शा पर बैठते समय सावित्री ने आलू पूरी का टिफ़िन पकड़ाकर प्रमाण किया। सुनील अपने दोस्त राकेश के स्कूटर पर आगे हो लिया। मीनाक्षी ने आंखें मिचमिचाते हुए रोने का अभिनय किया। गली के मोड़ पर राधे बाबू ने मुड़कर देखा, सावित्री हंसते हुए संतो ताई को बुलाने का इशारा कर रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।